जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज ट्रांसफार्मर। तो बेटा सबसे पहले ये देखते हैं कि ट्रांसफार्मर होता क्या है। तो ट्रांसफार्मर को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि बेसिकली ट्रांसफार्मर एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट गिवन alternating EMF into smaller or larger alternating EMF। ये हम लोगों ने डियर स्टूडेंट्स डिफाइन कर लिया कि ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं। तो देखिए आपको नजर आ रहा है, हमने मेंशन किया है कि ट्रांसफार्मर बेसिकली एक ऐसी डिवाइस है जिसे हम लोग अल्टरनेटिंग ईएमएफ देते हैं, और ये ट्रांसफार्मर क्या करता है, उस अल्टरनेटिंग ईएमएफ का लेवल या तो ज्यादा कर देता है या कम कर देता है। ठीक है, अब इसके वर्किंग प्रिंसिपल की तरफ चलते हैं कि व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए ट्रांसफार्मर। ये चीज आपको एमसीक्यू में भी पूछी जा सकती है। तो इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स हम जरा रिकॉल कर लेते हैं कि ये जो म्यूचुअल इंडक्शन है ये बेसिकली क्या है। आप लोगों ने एफएससी में पढ़ा था कि अगर एक कॉइल में करंट चेंज करने से उसके साथ पड़ी हुई दूसरी कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाए तो इस फिनोमिना को म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं, और यही बेसिकली वर्किंग प्रिंसिपल है ट्रांसफार्मर का। तो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर इज म्यूचुअल इंडक्शन। और डियर स्टूडेंट्स अगर हम इसका एक एक्सप्रेशन लिखना चाहें तो वो यूं लिख सकते हैं कि ईएमएफ produced in secondary is equal to rate of change of current in primary। ये आप लोगों ने म्यूचुअल इंडक्शन का एक रिलेशन पढ़ा था। ES क्या है, ये सेकेंडरी कॉइल में पैदा होने वाली इंड्यूस्ड EMF है। M क्या है, ये कांस्टेंट है, ठीक है, जो कि म्यूचुअल इंडक्टेंस को शो करता है। डेल्टा IP क्या है, चेंज इन करंट ऑफ प्राइमरी, और डेल्टा T वो टाइम है जिस टाइम के अंदर ये चेंज होगा। ठीक है, अब यहां पर हम एक और छोटी सी बात डिस्कस करना चाहेंगे कि जो ट्रांसफार्मर है ये किन किन चीजों को चेंज नहीं करता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। और ये बात आपको एमसीक्यू में भी पूछी जा सकती है, और वो बात ये है कि ट्रांसफार्मर किन टर्म्स को, किन क्वांटिटीज को चेंज नहीं करता। तो सबसे पहले बेटा पावर, कभी भी पावर लेवल को चेंज नहीं करता ट्रांसफार्मर। नंबर 2 फ्रीक्वेंसी को कभी चेंज नहीं करता ट्रांसफार्मर। नंबर 3 टाइम पीरियड को चेंज नहीं करता है। एंड नंबर 4 फेज को चेंज नहीं करता है। ठीक है, ये 4 चीजें ट्रांसफार्मर कभी चेंज नहीं करता है। तो एक्चुअली ट्रांसफार्मर करता क्या है, ट्रांसफार्मर वोल्टेज को चेंज करता है और उसके कॉरस्पॉन्डिंगली करंट को चेंज कर रहा होता है। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स ट्रांसफार्मर का जो सिंबल है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि पॉसिबल है कि कई क्वेश्चंस में वो ट्रांसफार्मर का सिंबल दे। ठीक है, तो इसका सिंबल ये है, इस तरीके से कॉइल शो की जाएगी, दरमियान में ये एक 2 लाइंस को शो करके, और ये एक कॉइल शो की जाएगी। ठीक है जी, एक ये कॉइल और एक ये कॉइल। तो ये बेसिकली ट्रांसफार्मर का सिंबल है। सिंबल के तौर पे अगर कभी आए आपको डायग्राम में सिंबल दिया और ट्रांसफार्मर का ऐसे शो किया होगा। अब जरा स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं कि एक्चुअली ट्रांसफार्मर को हम कैसे ड्रॉ करते हैं। ट्रांसफार्मर के अंदर बेसिकली एक कोर मटेरियल होता है जो कि यूजुअली सॉफ्ट आयरन का बना होता है। तो ये मैंने एक कोर मटेरियल ड्रॉ किया है, और ये सॉफ्ट आयरन का बना होता है। अब ये सॉफ्ट आयरन की कोर है, ठीक है, इसकी एक आर्म के ऊपर एक कॉइल को इस तरीके से वाउंड किया होता है। इस आर्म के ऊपर एक कॉइल को वाउंड कर देते हैं और दूसरी आर्म के ऊपर दूसरी कॉइल को वाउंड कर देते हैं। अब वो कॉइल डियर स्टूडेंट्स जिसे हम लोग डायरेक्टली अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स के साथ अप्लाई कर देते हैं उसे प्राइमरी कॉइल कहते हैं। तो ये बेसिकली हमारी कौन सी कॉइल है, दिस इज आवर प्राइमरी कॉइल, ये याद रखिएगा। और प्राइमरी कॉइल वो कॉइल होती है जिसे हम लोग डायरेक्टली अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स के साथ
कनेक्ट करते हैं या जिसे हम इनपुट देते हैं, या यूं समझें हम इस कॉइल को वो सिग्नल देंगे जिस सिग्नल को हम लोगों ने लार्जर करना है या स्मॉलर करना है, तो इनपुट के तौर पे यहां पे सिग्नल देंगे, इसलिए इसे हम प्राइमरी कॉइल बोलेंगे। और प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स को एन पी से डिनोट करेंगे। एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स, पी फॉर प्राइमरी। और ये है जी हमारी सेकेंडरी कॉइल, यहां से हम आउटपुट ले रहे होंगे। तो लेट्स से मैं यहां पे एक लोड रेजिस्टेंस लगा देता हूं, इसका नाम है आर एस। वो कॉइल जहां से हम आउटपुट लेंगे वो हमारी सेकेंडरी कॉइल होगी। तो दिस इज सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। और बेटा सेकेंडरी के जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे हम उन्हें एन एस से शो करेंगे। और अभी मैंने आपको बताया कि जो हम कोर मटेरियल यूज कर रहे हैं ये कोर मटेरियल सॉफ्ट आयरन का बना हुआ है। अभी आगे चल के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो कोर मटेरियल है ये हमने सॉफ्ट आयरन का ही क्यों लिया है। तो अब देखिए मैंने आपको बताया था ये ट्रांसफार्मर का स्ट्रक्चर है और ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन। तो होगा क्या डियर स्टूडेंट्स, ये जो प्राइमरी कॉइल है जिसे हमने एक अल्टरनेटिंग सोर्स दिया हुआ है, ये इस तरीके से एक सिग्नल प्रोवाइड करेगा प्राइमरी कॉइल को, ठीक है। ये करंट चेंजिंग है या सिग्नल चेंजिंग है, तो इसकी वजह से इस कॉइल के अंदर चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। वो मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल से इस कोर के रास्ते होते हुए सेकेंडरी कॉइल पे फॉल करेगा। तो जब इस कॉइल का चेंजिंग करंट इस पे फॉल करेगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, और यही बेसिकली बेसिक प्रिंसिपल है ट्रांसफार्मर के काम करने का, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन जो आप लोगों ने याद रखना है, जहां से डिफरेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं, वो ये है एन एस ओवर एन पी इज इक्वल टू वी एस ओवर वी पी इज इक्वल टू आई पी ओवर आई एस। एन एस क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी, इसकी बात हो रही है। एन पी क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी। वी एस क्या है, इट इज द वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। यहां पे जो हमें वोल्टेज मिल रहा होगा वो होगा वी एस, और हम जो इनपुट वोल्टेज दे रहे होंगे वो होगा वीपी, प्राइमरी कॉइल को जो वोल्टेज दिया जाता है। आई क्या है, ये प्राइमरी कॉइल में से पास करने वाला करंट है। आई एस क्या है, ये सेकेंडरी कॉइल में से पास करने वाला करंट है। तो ये रिलेशन आप लोग याद रखिएगा। अब डियर स्टूडेंट्स एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। कई दफा एमसीक्यूज के अंदर ना हमें एक वर्ड बोला जाता है, देखिए हम कहते हैं टर्न्स रेशो, एन एस ओवर एन पी टर्न्स रेशो हो सकती है, या एन पी ओवर एन एस टर्न्स रेशो हो सकती है। तो याद रखिएगा इसका एक और नाम भी है जो कि आप लोगों ने याद रखना है, इसे ट्रांसफॉर्मेशन रेशो भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी इसे, इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। एन एस ओवर एन पी को ट्रांसफॉर्मेशन रेशो बोलेंगे, एन पी ओवर एन एस को ट्रांसफॉर्मेशन रेशो नहीं बोलते हैं। इस बात का जवाब जब हम अभी डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, एक होता है स्टेप अप और एक होता है स्टेप डाउन, मैं उसमें आपको दूंगा कि क्या वजह है कि हम एन एस ओवर एन पी को ही ट्रांसफॉर्मेशन रेशो बोलते हैं। तो बेटा कई क्वेश्चंस में ये पॉसिबल है कि आपको टर्न्स रेशो की बजाय वर्ड यूज किया हो ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, ठीक है जी। दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, एक होता है जी स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ये देखिए नाम से जाहिर है कि ये जो गिवन अल्टरनेटिंग वोल्टेज है उसके लेवल को स्टेप अप कर देगा, ज्यादा कर देगा। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर की कंडीशन क्या है, देखिए अगर आप सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा देंगे तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाएंगे तो ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स पे ज्यादा चेंजिंग करंट फॉल करेगा या ज्यादा चेंजिंग फ्लक्स फॉल करेगा, तो उसमें उतनी ही ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। तो इसका मतलब कि अगर सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स ग्रेटर होंगे प्राइमरी की निस्बत, तो जो वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी होगा वो भी ग्रेटर होगा प्राइमरी की निस्बत। इस बात को आपने याद रखना है। इसी तरह से एक होता है जी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन में क्या होगा, वो इसका रिवर्स होगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसमें सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो लेस होगा। तो ये कैसे होगा, अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कम कर देते हैं प्राइमरी के मुकाबले में, तो जो वोल्टेज अपीयर हो रहा होगा सेकेंडरी के अक्रॉस वो लेस होगा प्राइमरी की निस्बत। अब डियर स्टूडेंट्स एक और छोटी सी बात, क्योंकि मैं यहां पे एक पॉइंट बताना चाहता हूं, वो ये है, देखें ये मैंने बताया था कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशो में एनएस पहले आ रहा है, एनपी बाद में आ रहा है। एक्चुअली जो थिंग इंपॉर्टेंट है वो सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स हैं,
सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स को कम ज्यादा करने से स्टेप अप और स्टेप डाउन की सारी वर्किंग कंट्रोल हो रही होती है। तो इसलिए हम लोगों ने सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स को न्यूमरेटर में ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी मैटर करते हैं। अगर आप इसके नंबर ऑफ टर्न्स को कांस्टेंट कर दें और इसके नंबर ऑफ टर्न्स पहले से ज्यादा या पहले से कम कर देंगे तो एनएस को चेंज करने से हमारे पास स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आएगा। अब एक्चुअली दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, एक होता है प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर और एक होता है आइडियल ट्रांसफार्मर। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हम आइडियल ट्रांसफार्मर को डिस्कस करेंगे कि आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है। आइडियल ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर है, आइडियल टी का मतलब है आइडियल ट्रांसफार्मर, जिसमें इनपुट पावर और आउटपुट पावर इक्वल होते हैं। इनपुट पावर होती है जी अक्रॉस प्राइमरी, तो मैं यहां पे लिखूंगा वीपी आईपी। आउटपुट पावर होती है अक्रॉस सेकेंडरी, तो मैं यहां पे लिखूंगा वीएस आईएस। अब जरा गौर से देखें, जो फिजिकल क्वांटिटीज या जो टर्म्स मल्टीप्लाई होती हैं उनका रिलेशन इनवर्स होता है। तो यहां से मुझे नजर आ रहा है क्योंकि पावर सेम रहती है कि जो वीपी है इसका रिलेशन आईएस के साथ क्या है, इनवर्स है। एक ये बात, और दूसरी बात सॉरी इट विल बी आईपी, वीपी का आईपी के साथ इनवर्स रिलेशन है। इसी तरह से वीएस और आईएस भी क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब है वीएस का आईएस के साथ जो रिलेशन होगा डेट विल बी इनवर्स। अब अकॉर्डिंग टू ओहम्स देखें तो हमें पता है कि ओहम्स कहता है आई किसके प्रोपोर्शनल होता है जी, वी के। तो ये बात तो यहां पर फेल हो गई, क्योंकि जब आप स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करेंगे तो स्टेप अप में सेकेंडरी का वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा, लेकिन करंट क्या हो जाएगा, सेकेंडरी में कम हो जाएगा। तो देखिए यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जैसे ही सेकेंडरी का वोल्टेज बढ़ता है करंट इन सेकेंडरी डिक्रीज हो जाता है। तो ये एक अहम पॉइंट है जो कि मैंने पहले इस वजह से नहीं डिस्कस किया था, ताकि आपको लॉजिक देके समझाऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। पावर सेम है वी और आई, ठीक है जी, वीपी आईपी इज इक्वल टू वीएस आईएस, वी और आई दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इन दोनों का इनवर्स रिलेशन होगा, ठीक है। तो सेकेंडरी का वोल्टेज अगर ज्यादा है तो सेकेंडरी कॉइल में करंट कम हो जाएगा। इधर आ जाइए जी स्टेप डाउन में। स्टेप डाउन में क्या होता है, सेकेंडरी का वोल्टेज लेस है, जब सेकेंडरी का वोल्टेज लेस होगा तो सेकेंडरी का करंट क्या कर जाएगा, इंक्रीज। तो यहां पे जो इंपॉर्टेंट बात है याद रखने वाली वो ये है कि करंट ऑफ सेकेंडरी विल इंक्रीज, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब एक और छोटी सी बात, ये जो आप लोग पोल्स देखते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी की ट्रांसमिशन के लिए यूज होते हैं। इन पोल्स में से जब हम इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करते हैं तो वो जो वायर्स होती हैं जिनमें से करंट जा रहा होता है उनमें हीटिंग इफेक्ट पैदा होता है। उस हीटिंग इफेक्ट को आप कहते हैं H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये आप लोगों ने पढ़ लिया हुआ है पहले। तो डियर स्टूडेंट्स, जितना करंट ज्यादा आप पास करेंगे ना, अगर हाई करंट पास कर रहे हैं तो हीटिंग इफेक्ट भी उतना ज्यादा होगा। तो जो बिजली जो इलेक्ट्रिसिटी आप लोगों ने ट्रांसमिट करनी है वो रास्ते में जाते जाते ही सारी क्या हो जाएगी, डेसिपेट हो जाएगी, जाया हो जाएगी। तो किया यह जाता है हम हाई वोल्टेजेस के ऊपर ट्रांसमिशन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। हाई वोल्टेज का मतलब है सेकेंडरी का वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा। जब सेकेंडरी का वोल्टेज ज्यादा तो बेटा सेकेंडरी का करंट क्या हो जाएगा, कम। तो जब ये सेकेंडरी का करंट कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली जो हीटिंग इफेक्ट है वो कम हो जाएगा। इस वजह से जनरेटिंग स्टेशन से जब आपके घरों तक हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करते हैं तो हाई वोल्टेजेस के ऊपर करते हैं। इससे होता क्या है, लो कॉस्ट के ऊपर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सेव रखते हुए हम इजीली ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो ये इस वजह से हम करंट को कम कर लेते हैं वोल्टेज को स्टेप अप करके, ताकि ओवरऑल हीटिंग इफेक्ट क्या हो जाए, कम। कई बच्चे सोच रहे होंगे सर रेजिस्टेंस भी तो कम कर सकते हैं। तो बेटा जब रेजिस्टेंस कम करेंगे तो हमें एक ऐसी खास किस्म की वायर यूज करनी पड़ेगी, ठीक है, जो मतलब प्रॉपर्टीज में ऐसी हो कि ओवरऑल वो करंट को डेसिपेट ना करे। तो ऐसे कंडक्टर्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे, लाइक आपके पास सिल्वर है, लाइक आपके पास गोल्ड है, ठीक है। तो उससे होगा क्या, इतने पैसे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने पे नहीं लगेंगे जितने ट्रांसमिशन पे खर्च हो जाएंगे। तो वो इकोनॉमिकल नहीं है कि हम अगर बहुत कम रेजिस्टेंस का कंडक्टर यूज करें ट्रांसमिशन के लिए तो वो हमें वायर्स बड़ी महंगी पड़ जाएंगी, तो कॉस्ट ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगी। तो लो कॉस्ट के ऊपर ट्रांसमिशन के लिए हम जस्ट करंट को कम करते हैं, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स दो बातें हो रही हैं, ट्रांसफार्मर के अंदर लॉसेस भी मौजूद है। वो लॉसेस कौन कौन से हैं, अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो उसमें से बेटा सबसे पहले जो लॉस डिस्कस होगा वो है एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस क्या है, देखिए मैं आपको यहां पे समझाता हूं। जब यहां से चेंजिंग करंट या चेंजिंग फ्लक्स जा रहा होगा, देखिए यहां का चेंजिंग फ्लक्स ना इस तरीके से जा रहा होगा,
जब चेंजिंग फ्लक्स जाकर दूसरे पे फॉल करेगा ना, तो इस कोर में ये जो आपको चेंजिंग फ्लक्स नजर आ रहा है, देखें मैं राइट हैंड रूल से करूंगा, ये थंब डायरेक्शन को शो कर रहा है फ्लक्स की, तो फिर जाहिर सी बात है ये जो फिंगर्स हैं ये करंट की डायरेक्शन बता देगा, ठीक है। तो ये देखें ये फ्लक्स जा रहा है, दिस इज द डेल्टा फाई, आप बता सकते हैं कि ये चेंजिंग फ्लक्स है जो कि इससे इस पे फॉल कर रहा है। और ब्रिज के तौर पे कौन काम कर रहा है यहाँ पे ब्रिज के तौर पे कोर मटेरियल है जो कि आयरन है, ठीक है। तो ये चेंजिंग फ्लक्स जा रहा है यहां से, तो राइट हैंड रूल के मुताबिक ये थंब चेंजिंग फ्लक्स की डायरेक्शन बता रहा है, तो ये जो कर्लिंग फिंगर्स है ये बेसिकली करंट को बता रही होंगी कि फ्लक्स के चेंज होने से जो करंट पैदा होगा। तो जो करंट पैदा होगा अभी आप लोगों ने देखा वो कुछ इस तरीके से पैदा होगा, मतलब ये। तो अब ये जो आपके पास करंट आ गया है ऐसे, ठीक है, ये जो आपके पास करंट आ गया है, इस करंट को हम एडे करंट कहते हैं। फ्लक्स के चेंज की वजह से कोर मटेरियल के अंदर एक ऐसा इंड्यूस्ड करंट पैदा होता है जो कि इस चेंज इन फ्लक्स के परपेंडिकुलर होता है। अब इसका नुकसान क्या है? एक्चुअली ये जो करंट होता है ना, ये कोर मटेरियल को हीट अप कर देता है। जब कोर मटेरियल को हीट अप करेगा तो एनर्जी इस कोर मटेरियल के अंदर जाया होना शुरू हो जाएगी, तो ओवरऑल ट्रांसफार्मर की जो परफॉर्मेंस है वो इफेक्ट होगी, ठीक है। अब इसे कम कैसे किया जाता है? डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली देखा जाए ना तो ये जो कोर्स होती है ना, अगर आपके पास रजिस्टर मौजूद हो ना, ठीक है, तो आप उसके डिफरेंट पेजेस देख लीजिए, आप रजिस्टर को यूं कंबाइन कर दें, अब वो डिफरेंट पेजेस हैं जो आपस में कंबाइन हुए हैं। इसी तरह से ये जो कोर मटेरियल है ना, ये पत्रियों पे कंसिस्ट करती है, डिफरेंट जो पत्रियां हैं उन्हें यूं हम आपस में कंबाइन करते हैं और फिर एक कोर मटेरियल बनता है, ठीक है। तो इस पत्री में पैदा होने वाला करंट साथ वाले में शॉर्ट होकर चला जाता है, उससे साथ वाले में शॉर्ट होकर चला जाता है। तो एडी करंट से बचने के लिए हम जो डिफरेंट पत्रियां होती हैं कोर मटेरियल की, उन्हें आइसोलेट कर देते हैं, ठीक है जी। कैसे करते हैं कि इस पत्री और इस पत्री के दरमियान एक आइसोलेशन दे देते हैं, तो लैमिनेटेड कोर्स यूज करते हैं। अब उससे क्या होगा, इस एडी करंट का फ्लो जो ऐसे फ्लो होता है वो रुक जाएगा और हमारा जो हीटिंग इफेक्ट है वो काफी हद तक कम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा लॉस जो मैं यहां पे डिस्कस करूंगा, दैट इज हिस्टैरिसीस लॉस। ये देखें, आपने इनपुट क्या दी, आप लोगों ने एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज इनपुट के तौर पे दिया। इस अल्टरनेटिंग वोल्टेज की दो पोलैरिटीज आपको नजर आ रही हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो जब ये आप इस कोर मटेरियल पे अप्लाई करते हैं तो ये कोर मटेरियल भी अकॉर्डिंग टू दिस सिग्नल मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होता है। अच्छा, डीमैग्नेटाइज, इस साइकिल में बच्चे सोच रहे होंगे मैंने वर्ड यूज किया डीमैग्नेटाइज, आप इसे यूं समझिए, या तो डीमैग्नेटाइज कह दें नेगेटिव साइकिल के लिए, या यूं समझिए कि किसी और डायरेक्शन में वो मैग्नेटाइज होता है। तो ये कोर मटेरियल ऐसा होना चाहिए जो इनपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज की पोलैरिटी के साथ साथ अपने आप को मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज करे। अगर ये कोर मटेरियल ऐसा हो कि ये मैग्नेटाइज ही ना हो और एक दफा मैग्नेटाइज हो जाए तो फिर डीमैग्नेटाइज ना हो, तो फिर सारी एनर्जी इस कोर मटेरियल की मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन में खर्च हो जाएगी, ठीक है। और ट्रांसफार्मर की जो परफॉर्मेंस है उस पर फर्क पड़ेगा, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो अब ये एडी करंट का तो मैंने बता दिया कि लैमिनेटेड कोर्स यूज कर लें, एडी करंट का इफेक्ट काफी हद तक कम हो जाता है। तो ये जो मैंने बताया कि जो हिस्टैरिसीस लॉस है, जो कि आप लोगों ने चैप्टर नंबर 17 के लास्ट टॉपिक में भी पढ़ा हुआ है, उसे कैसे कम करते हैं? इसी वजह से हम लोग सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं, क्योंकि जो इसका हिस्टैरिसीस लूप एरिया होता है ना, वो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स नैरो होता है। अब ये जो लूप एरिया जिस मटेरियल का नैरो होगा, समझ लें उस मटेरियल को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने में वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी यूटिलाइज होती है। अगर मैं स्टील का कोर मटेरियल यूज करता हूं तो स्टील का हिस्टैरिसीस लूप एरिया पता है ना आपको, इतना बड़ा है। तो जितना हिस्टैरिसीस लूप एरिया ज्यादा होगा उतनी ज्यादा एनर्जी आपको खर्च करनी पड़ेगी। तो इस वजह से हम सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं। व्हाट इज मेंट बाय सॉफ्ट? क्योंकि ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज की पोलैरिटी के साथ साथ जल्दी जल्दी से मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज होता है, इसलिए इस कोर मटेरियल को हम सॉफ्ट आयरन कहते हैं। दूसरा, ये जो आप बेटा कॉइल यूज करते हैं, इन कॉइल्स की रेजिस्टेंस भी कम होनी चाहिए। अगर इनकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी इफेक्ट होगी। तो एफिशिएंसी को अब जरा डिफाइन करते हैं। जो एफिशिएंसी इट है ना, इट इज आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर मल्टीप्लाइड बाय 100। अब बेटा मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, ऑब्वियसली ये परसेंटेज एफिशिएंसी डिस्कस हो रही है, तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट वीएस आईएस डिवाइडेड बाय इनपुट, तो मैं लिखूंगा वीपी आईपी मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला है जो डिफरेंट एमसीक्यूज में यूज होगा।